नादिर शाह, दिल्ली को खून से रंगने वाला साल 1739। दिल्ली की गलियां लोगों से भरी हुई थीं। बाजारों में रौनक थी, दुकानों पर भीड़ थी और लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद उनका शहर इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक का गवाह बनने वाला है। ये कहानी है उस आदमी की, जिसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में डर फैल गया था। उस आदमी का नाम था नादिर शाह। नादिर शाह का जन्म 1688 में ईरान के खुरासान इलाके में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसका बचपन कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। उसके पास न धन था, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो उसे साधारण इंसान बनकर जीने नहीं देना चाहती थी। जब वह जवान हुआ तो उसकी जिंदगी में कई दुखद घटनाएं हुईं। उसने गरीबी देखी, अपमान देखा और अपनों को खोने का दर्द भी महसूस किया। लेकिन इन सब मुश्किलों ने उसे कमजोर नहीं बनाया, बल्कि और ज्यादा कठोर बना दिया। धीरे धीरे उसने हथियार उठाए और लड़ाइयों में हिस्सा लेना शुरू किया। उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल ने उसे जल्द ही एक साधारण सैनिक से बड़ा सेनापति बना दिया। फिर समय आया जब उसने अपने दुश्मनों को हराकर ईरान की सत्ता अपने हाथों में ले ली। 1736 में उसने खुद को ईरान का बादशाह घोषित कर दिया। अब उसके पास ताकत थी, सेना थी और विशाल साम्राज्य था। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। लगातार युद्धों ने उसके खजाने को लगभग खाली कर दिया था। उसे अपनी सेना को वेतन देना था और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखना था। तभी उसकी नजर हिंदुस्तान पर पड़ी। उस समय हिंदुस्तान दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। मुगल साम्राज्य के खजानों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात इतनी मात्रा में थे कि विदेशी यात्रियों के लिए यह किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। नादिर शाह ने फैसला कर लिया, वह हिंदुस्तान जाएगा, लेकिन सीधे हमला करने के बजाय उसने एक बहाना बनाया। कुछ अफगान लोग मुगल इलाकों में शरण लिए हुए थे। नादिर शाह ने उन्हें वापस करने की मांग की। जब उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उसने इसे युद्ध का कारण बना लिया। 1738 के अंत में उसकी सेना हिंदुस्तान की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में आने वाले कई शहर उसके सामने टिक नहीं सके। उसकी सेना अनुशासित थी, तेज थी और युद्ध का लंबा अनुभव रखती थी। उधर दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहा था। मुगल साम्राज्य बाहर से भले ही विशाल दिखता था, लेकिन अंदर से कमजोर हो चुका था। दरबार में आपसी राजनीति थी, सेनापति एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और शासन व्यवस्था बिखरने लगी थी। 24 फरवरी 1739 को करनाल के मैदान में वह युद्ध हुआ जिसने हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। एक तरफ मुगल सेना थी, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी। दूसरी तरफ नादिर शाह की सेना थी, जो संख्या में कम लेकिन रणनीति में कहीं बेहतर थी। युद्ध शुरू हुआ। नादिर शाह ने अपने सैनिकों को बेहद योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। मुगल सेना के भीतर तालमेल की कमी थी। कुछ ही घंटों में युद्ध का परिणाम साफ दिखाई देने लगा। मुगल सेना बिखर गई। हजारों सैनिक मारे गए। कई बड़े सेनापति या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। अंत में मोहम्मद शाह रंगीला को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब दिल्ली का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। मार्च 1739 में नादिर शाह विजेता की तरह दिल्ली पहुंचा। उसका स्वागत किया गया, लेकिन दिल्ली के लोगों के दिलों में डर बैठ चुका था। शुरुआत के कुछ दिन शांतिपूर्वक गुजरे। लोगों को लगा कि शायद हालात संभल जाएंगे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 21 मार्च को शहर में एक अफवाह फैल गई। लोगों ने सुना कि नादिर शाह की हत्या हो गई है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने खुशी में ईरानी सैनिकों पर हमला कर दिया। कई सैनिक मारे गए। लेकिन अगले दिन सच्चाई सामने आ गई। नादिर शाह जिंदा था। जब उसे अपने सैनिकों की मौत की खबर मिली, तो वह भयंकर क्रोध में भर गया। 22 मार्च 1739 की सुबह वह अपने घोड़े पर सवार होकर शहर के बीच पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने सैनिकों को आदेश दिया। और फिर दिल्ली पर मौत टूट पड़ी। सैनिक गलियों में फैल गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों में छिपने लगे। दुकानों के शटर बंद हो गए। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकार और लोगों की मदद की आवाजें पूरे शहर में गूंजने लगीं। दिल्ली की गलियां
जो कभी व्यापार और रौनक का केंद्र थीं, अब डर और तबाही का प्रतीक बन चुकी थीं। घंटों तक हिंसा जारी रही। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। कई परिवार बिछड़ गए, कई घर उजड़ गए। जब तक मुगल बादशाह और दरबार के बड़े लोग नादिर शाह के सामने रहम की भीख मांगने नहीं पहुंचे, तब तक यह सिलसिला नहीं रुका। आखिरकार उसने अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली गहरे जख्म खा चुकी थी। इसके बाद नादिर शाह ने शहर के खजानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। महलों से सोना निकाला गया, खजानों से चांदी निकाली गई, हीरे और जवाहरात उसके हाथ लग गए। उसी दौरान उसके कब्जे में आया दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा। वह हीरा जिसकी चमक ने सदियों तक राजाओं और साम्राज्यों को आकर्षित किया। उसने शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए तौस भी अपने साथ ले लिया। इतनी दौलत उसके हाथ लगी कि इतिहासकार आज भी उसकी मात्रा का सही अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जब वह दिल्ली से वापस लौटा, तो उसके साथ अनगिनत ऊंट, घोड़े और हाथी खजाने से लदे हुए थे। ईरान पहुंचकर वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया। लेकिन शक्ति और दौलत का नशा अक्सर इंसान को बदल देता है। नादिर शाह के साथ भी यही हुआ। वह पहले से ज्यादा कठोर और शक्की हो गया। उसे अपने आसपास हर व्यक्ति दुश्मन नजर आने लगा। उसने कई लोगों को सजा दी। उसके अपने सैनिक और सरदार उससे नाराज होने लगे। धीरे धीरे उसके खिलाफ नफरत बढ़ती गई। फिर वह रात आई जिसने इतिहास का एक और अध्याय लिख दिया। 20 जून 1747। नादिर शाह अपने तंबू में आराम कर रहा था। उसे शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है। रात के अंधेरे में उसके अपने ही कुछ कमांडर उसके तंबू में दाखिल हुए। उन्होंने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में वह आदमी जिससे कभी बड़े बड़े साम्राज्य कांपते थे, जमीन पर गिर चुका था। नादिर शाह मर चुका था। उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई।